Hello students, welcome to IFAS. Myself Himanshu, your geography faculty. So today we are going to talk about that how to approach geography questions in various examination, competitive examinations. जैसे कि क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, जो गैस वर्क है वो किस तरह से करना चाहिए, तो हम उसको आज करने का ट्राई करेंगे. गॉट इट. आपको मैं बता दूं कि ये एक सीरीज चल रही है, इसको हम लोग रणनीति सीरीज जिसको बोला है. तो इसमें क्या है कि जो भी अपने ज्योग्राफी के एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उसके अंदर जिस भी तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग हैं जो है करते हैं इसके अंदर. उसकी मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको कि किस तरह से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अंदर एक अपन कॉमन अप्रोच कैसे रख सकते हैं. गॉट इट. जो अपना पहला जो इसमें सीरीज में जो लेक्चर था वो था कि ज्योग्राफी क्यों लेनी चाहिए, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप उसको जाकर देखिए. दूसरा जो कल जो हुआ था लेक्चर वो इट वाज रिगार्डिंग द सिलेबस रीडिंग, जो सिलेबस की रीडिंग की जाती है अपने द्वारा, और जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो हमारे द्वारा जो बताया गया था आपको. जो आज जो है आज आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को करना चाहिए जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो आए, अच्छे आए, और जो आपके आंसर हैं उसका पॉसिबिलिटी अच्छा हो, क्या सही होने का, करेक्ट होने का. गॉट इट. चलिए तो एक मिनट. हाँ, गुड मॉर्निंग. नाउ गुड मॉर्निंग. यस, 1 मिनट. गॉट इट. चलिए तो अब हम जानेंगे कि आगे जाने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि हमारे जो बैचेस हैं आईएफएस के अंदर वो लॉन्च हो चुके हैं वेरियस सब्जेक्ट्स के. फॉर यूजीसी नेट, सेट, आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो भी देखो लॉन्च हो चुका है, 3 जुलाई से लॉन्च हो चुका है. और आईएफएस जो है वो आपको 30% जो 30% ऑफ दे रहा है सारे कोर्सेज के ऊपर भी. ठीक है. तो आप जाके जो भी आप तैयारी कर रहे हो या फिर आपके फैमिली मेंबर जो भी तैयारी कर रहे हैं उनसे आप आप उनको शेयर कर सकते हो कि ऐसे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं. और आप अब हमारी साइट पर जाके देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा. ifasonline.com दिख रहा है आपको. और कुछ भी दिक्कत हुआ तो इस नंबर पर आप फोन कर सकते हो. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले जो मैं बताता हूं कि हम लोगों को जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए. ठीक है. किस तरह से है आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग उसके लिए. तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन्हें प्रिपेयर करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रॉपर आंसर नहीं आता है, बिकॉज ऐसे क्या 50 और 60% इस तरह के क्वेश्चन जाएंगे जो हमने कभी देखे नहीं होंगे या कभी पढ़े नहीं होंगे, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होगा. इसलिए वी शुड नो अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा. यू विल गेट टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट दैट विच इज आस्क्ड मोर इन द एग्जामिनेशन, विच आर आस्क्ड लेस इन द एग्जामिनेशन. गॉट इट. उसके बाद में जो थीम होती है कि किस तरह से जो है क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, क्वेश्चन की जो डिजाइन होती है ना, क्वेश्चन डिजाइनिंग बोलते हैं उसको, क्वेश्चन डिजाइनिंग. तो आपको वो जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिजाइन को समझना है कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस आपके डिजाइन किए गए हैं. और जो केस स्टडीज होती है, जैसे ज्योग्राफी कोर्स के अंदर अपने क्या होती है, केस स्टडीज बहुत आती है. जैसे अर्थक्वेक आ गया तो उससे रिलेटेड जो, जैसे भुज का जो अर्थक्वेक आया था गुजरात के अंदर, डू यू रिमेंबर. उसके बाद में ही जो है अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आया था उसमें जैसे और स्ट्रेंथनिंग हुई थी, बिकॉज जो भुज जो अर्थक्वेक था उसने अपनी वीकनेस उजागर कर दी थी दुनिया के सामने. ठीक है. कि किस तरह से हम लोग अनप्रिपेयर्ड हैं डिजास्टर हैंडल करने के लिए. गॉट इट. उसके बाद में जैसे 2004 है, 2004 का जो अपना सुनामी आया था उसमें भी क्या था, लैक ऑफ मैनेजमेंट के कारण खूब लोगों की जान गई थी. तो उसके बाद से और भी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग हुई, अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टेब्लिश किए गए, जैसे कि सुनामी और साइक्लोन्स जैसे जो
ये तूफान आते हैं वो कम हो सके, उनका जो इम्पैक्ट है वो अपने कम हो सके। तो आप देखो जो रिसेंट के अंदर गुजरात के अंदर जो बाइपर जो आया था, तो उसका हम लोगों ने प्रिपेयर्डनेस की वजह से वहां पर किसी की उस तूफान के कारण, साइक्लोन के कारण किसी की भी डेथ नहीं, पहले ही इवैक्यूएशन हम लोगों ने कर लिया था। गॉट इट। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है कि आपके जो नोट्स होते हैं उनको आपको रिव्यू करना है। देखो नोट्स आप हम बनाते हैं, कई लोग तो करते हैं सब कुछ हाईलाइट कर देते हैं, दे हाईलाइट एवरीथिंग, यू नो, वो जो है अपना सब कुछ हाईलाइट कर देते हैं, तो वो सिनॉप्सिस नहीं बनते हैं। आपको मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि जो स्मार्ट नोट्स होते हैं जिनको सिनॉप्सिस बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, आपकी कौन सी टेक्निक्स है आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपकी कौन सी टेक्निक है जो आप नोट्स बनाते टाइम फॉलो करते हैं। कमेंट कीजिए और आप उसका रिव्यू करते हैं कि हाँ वो सही है कि नहीं आपके, क्योंकि आप सब लोग बड़े हो और सबने एक हाई जो मास्टर्स हैं ये सब आप क्वालिफाई बैचलर्स है, आप अभी नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का देने जा रहे हो, तो आप लोगों को पता है कि हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, यू नो द कोड। तो शेयर विथ मी योर सीक्रेट कि एग्जैक्टली किस तरह से आप स्मार्ट नोट्स बनाते हैं। ठीक है, उन नोट्स को आपको रिव्यू करना है कि जो इनरिलेवेंट लग रहा है कि हाँ ये जरूरी नहीं है, जस्ट कट इट आउट एंड जस्ट मेक इट मोर कंसाइज। ठीक है, और छोटा बनाइए उसको। और जो आपके जो रिलेवेंट मटेरियल्स हैं, आपने जो जैसे मान लो कोई फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए हों, या एग्जांपल में बताऊं कि अपन WTO, IMF, ILO जो इनकी टेबल बना देते हैं, यूनेस्को की टेबल बना देते हैं, तो इस तरह से ये जो टेबल्स हैं आपको उस टाइम पे रिवाइज करनी होती है। गॉट इट। तो ये अपना है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन के अंदर क्या है, स्टडी टेक्निक्स और प्रैक्टिस एग्जाम्स, दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो स्टडी टेक्निक होता है, एक होता है प्रैक्टिस की एग्जाम। अब स्टडी टेक्निक्स क्या होती है, देखो टेक्निक्स क्या है, देखो मैं आगे बताता हूं आपको। ये रहा, ये देखिए स्टडी टेक्निक्स क्या है कि आप क्या कर सकते हो, अपने जो फैमिली मेंबर के अंदर जो छोटा भाई बहन है या फिर कोई भी, आप उनको कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हो। एक ट्रिक है, एक आपको रिवाइज करने की ट्रिक है कि अगर आप कहीं कोई सर्कल नहीं है या फिर आप नहीं आप किसी के साथ शेयर करना चाहते, तो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत बेस्ट चीज होती है कि आप एक दूसरे को, फ्रेंड या फैमिली मेंबर को उस कॉन्सेप्ट को समझाइए। इसको फ्रेंड और जो फैमिली है उसको आप समझाइए, टीचिंग जो कॉन्सेप्ट होता है उसको। ठीक है, दूसरा ये है कि जो इंफॉर्मेशन आपने जो लिखी है उसको आप अपने खुद के वर्ड्स के अंदर क्या करेंगे, समराइज करेंगे। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में एक होता है फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे जो कार्ड्स होते हैं, जैसे निमोनिक्स हो गया, जैसे मान लो कि सार्क कंट्रीज होता है ना, सार्क, डू यू नो अबाउट द सार्क? सार्क, आसियान, बिम्स्टेक, ये सारे जो है रीजनल कोऑपरेशन वो है। जैसा ये वाला आशियन वाला जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में है, बिम्स्टेक है वो बे ऑफ बंगाल के अराउंड है, सार्क जो है साउथ एशिया की कंट्रीज है, उनका कोऑपरेशन है। तो इनको अपन याद कैसे करेंगे, तो इनको याद करने के लिए आपको एक फ्लैश कार्ड्स, छोटे छोटे निमोनिक्स हो गई, उनके ट्रिक्स हो गई, जिससे अपना ब्रेन है वो रिटेन कर पाए उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो उनको अपन उनको इस तरह से आपको उनको जो है समरी बना लेनी है। अपने उनको पढ़ाओ, फिर आप किसी को पढ़ाओ, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ, अपने फैमिली मेंबर को बताइए, अपने पेरेंट्स है तो उनको उनके सामने रिवाइज कीजिए कि आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। और ये बड़ा ही इफेक्टिव वे होता है, बड़ा ही इफेक्टिव वे होता है पढ़ने का। ठीक है, उसके बाद में व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव सम प्रैक्टिस एग्जामिनेशन। जैसे कि प्रैक्टिस में क्या होगा, आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQs मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। किसी भी एग्जाम को आपको क्लियर करने के लिए मेन फंडा ये है कि सिलेबस देखो, सिलेबस देखने के तुरंत बाद में जस्ट गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट द स्ट्रेटेजी कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। ये आप कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस जो है एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर्स लगाएंगे उस एग्जाम के, कोई सा भी एग्जाम हो, UGC नेट, सेट, UPSC, PCS, असिस्टेंट प्रोफेसर या और भी जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप लोग देते हो, उनको आप इजीली जो है आपका एक स्ट्रेटेजी होता है कि मैं किस डायरेक्शन में ज्यादा पढ़ूं, या फिर मुझे ये यूनिट तो आती है, इसके क्वेश्चन मुझे जैसे मान लो एग्जांपल में बताऊं ज्योग्राफी के अंदर कि किसी बच्चे को क्लाइमेटोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, ही नो अबाउट ऑल द लैंड फॉर्म्स, उसको सब कुछ पता रहता है, बट उसकी ज्योग्राफी थॉट थोड़ी वीक है।
ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा फोकस करना है ना। इट इज अप्लीकेबल टू ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, गॉट इट। फिर सपोज करो आपने पीवाईक्यूज कर लिए, बिकॉज पीवाईक्यूज आर लिमिटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तो आपने कर लिए सारे। उसके बाद में मॉक टेस्ट जो आते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं अब हम लोग, पीवाईक्यूज भी वही होते हैं जो मॉक टेस्ट होते हैं। अब मार्केट में जाइए, आपको ऑनलाइन भी बहुत अवेलेबल है, बहुत सारे जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। और जो आप जहां पर पढ़ रहे हो वो इंस्टीट्यूट भी आपको देती है। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पर भी आप जब ifsonline.com पे खुद को रजिस्टर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर खूब सारे एमसीक्यूज अपलोडेड है, सब ज्यादातर एग्जाम्स के हैं वहां पर, तो आप जाकर उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सब कुछ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस इज द मेन की फॉर द एनी एग्जामिनेशन, कोई सी भी एग्जाम हो, जैसे आप अपकमिंग एग्जाम जैसे एमपी मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आ रहा है, उसका एग्जाम आप दोगे, या फिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जो राजस्थान का पीसीएस होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन सिविल वाला, वो आ रहा है। आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपके लिए आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और मॉक टेस्ट से आप लोग पता कर सकते हो कि हाँ इस डायरेक्शन में जो है पैटर्न का इवैल्यूएशन भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, और इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्टी लेवल पता चल जाएगा आपको, गॉट इट। फिर बाद में क्या किया आपने, एमसीक्यूज भी कर लिए। उसके बाद में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, कि जो आपने पढ़ा है, जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उसके अंदर से आपको नए क्वेश्चंस अपने उन क्वेश्चंस से जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं में से नए क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं आगे, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ओके। फिर बाद में, और ये सब आप जब करोगे तो आपको एग्जाम का जो फॉर्मेट होता है उससे फेमिलियरिटी भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में ये तो अपना वो हो गया प्रैक्टिस एग्जामिनेशन। टेक्निक्स को क्या कर सकते हो, जब आप किसी एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम हॉल में जाने के बाद में व्हाट यू विल डू, 1 सेकेंड, राइट। जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो, एग्जाम हॉल में जाने के बाद में आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप ये सब करके चले गए, ठीक है, ये सब आपने किया, आप एमसीक्यू से जिस दिन डेट आई एग्जाम की, उसके बाद में आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको जो है क्या करना है, इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। क्योंकि कुछ एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, किसी के अंदर नहीं होती है। आपको मार्किंग स्कीम पता चल जाएगी कि ये जो क्वेश्चन है वो इतने मार्क्स का है, ठीक है, इतनी वेटेज रखता है। तो जरूर आप जब अपने एग्जाम देते तो ऐसे ही बैठे रहते हैं फालतू में, इधर उधर देख रहे हैं, बस बात कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आपके सामने जो बुकलेट दी गई है उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़िए, ठीक है। फिर उसी हिसाब से अपन को टाइम मैनेज करना है। ये सब काम वैसे पहले कर लेना एग्जाम के, वहां तो जाके एक तरह से फॉर्मेलिटीज है कि हाँ इस तरह से मुझे एग्जाम करना है, ये चीज पहले ही कर लेनी है। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट, सेट, ओके, आरएएस, आईएएस और यूपीपीसीएस, एमपीपीएस, जो भी आरपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करो, तो ये चीज तो पहले ही हो जानी चाहिए, ठीक है ना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा तो उस पर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, बट हमें वहां जाके क्यों पढ़ना है, बिकॉज चेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको जरूर उसको जाके पढ़ना है, मैनेज करना है अपने टाइम को। उसके बाद में जो एग्जाम पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आया है उनको आप पूरा देखिए, ठीक है। देखना जरूरी है कि उसमें लिखा हुआ भी हो रहता है कि अगर कोई काट छाट हो जाए, मतलब काट छाट का मतलब होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पेपर प्रिंट नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में स्टार्टिंग के 10 या 15 मिनट में वो जो एग्जाम पेपर होता है वो चेंज कर देते हैं एग्जाम सेंटर वाले, उसके बाद में वो चेंज नहीं होता है। तो आपको क्या है कि उसके लिए भी करना है। दूसरा ये है कि आपको जब रीडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे ज्यादा टाइम लगने वाला है, गॉट इट। एंड देन यू शुड स्ट्रक्चर योर आंसर्स। जैसे मान लो अगर आप यूपीएससी मेंस दे रहे हैं जियोग्राफी का, तो आपको अपने आंसर्स हैं उसमें रिटर्न फॉर्मेट में आते हैं। यूजीसी नेट के अंदर तो ओएमआर शीट वाले जो मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, तो वहां पर रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको मेंस के अंदर जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, आरएएस के अंदर, इन सब के एग्जामिनेशन के अंदर
जो है आपको डिस्क्रिप्टिव जो है लिखना है, गॉट इट। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, आपको आंसर स्ट्रक्चर करना है, गॉट इट। चलिए उसके बाद में आप क्या करेंगे, ऑप्शंस, मेथड्स एंड गैस वर्क। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है, ये है कि जब भी आप एक क्वेश्चन देखें उसके ऑप्शन देखें। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं सीधा, ये देखो ये क्वेश्चन है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट द ग्लोबल लेवल हैज बीन पब्लिश्ड बाय, ये हमारे एक मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है हर साल बनाई जाती है, वो किसके द्वारा जो है पब्लिश होती है, यूएनडीपी, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जो मानव का विकास होता है वो मानव विकास रिपोर्ट है, वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, इसका आंसर है यूएनडीपी। अब देखो यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। अब आप खुद देखिए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ जो होता है, वो आपको पता है कि वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। डब्ल्यूटीओ क्या है, वो एक ट्रेड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो। वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक भी बैंक से, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन अगर पता भी नहीं होता कि यार मुझे नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते कि ये एलिमिनेशन जो मेथड है, एलिमिनेट कर सकते थे इन तीनों को आप समझ रहे हो, मतलब आप एलिमिनेशन करके यूएनडीपी आपका सही हो सकता था, इवन दो यू डोंट नो अबाउट। तो इसमें क्या किया आपने, एलिमिनेट किया और आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से जो है ज्योग्राफी में बहुत क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि आपको इनडायरेक्ट जो पूछ लेंगे। अब आप सोचो कि चारों ही एक बड़ी एक वर्ल्डली इंस्टीट्यूशंस हैं, पता नहीं कौन सा सही होगा, तो आप इस तरह से आप एलिमिनेट करके इसको आंसर को सही कर सकते हैं, गॉट इट। तो ये था अपना एलिमिनेशन, क्या था, एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कि अपन ने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद में है सेकंड है लुक फॉर क्लूज, मतलब जो आपको आंसर क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर आपको क्लूज देखने कि मुझे क्या मिल रहा है। अब जैसे उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग, देखिए अब देखो इसकी फुल फॉर्म तो पता होगी आपको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंदर खुद के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम आ रहा है, डेवलपमेंट जहां आ रहा है, तो क्वेश्चन में भी ये पूछा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो अगर कोई एकदम वेग, एकदम लेमन टर्म्स में अपन इसको सोचें, तो आपको क्लू मिल गया, एक छोटा सा क्लू मिल गया कि हाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है यूएनडीपी के अंदर, ठीक है, और ओरो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस तरह से भी जो क्लूज ढूंढ कर आप इसको आंसर को सही कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। फिर बाद में जो थर्ड वाला आता है वो क्या है अपना, यूज लॉजिक्स एंड रीजनिंग। देखो जैसे आगे अपन और भी क्वेश्चंस लेंगे, देखो यूएनडीपी सही था, और यूएनडीपी का अपन को किस तरह से प्रिपरेशन करनी है क्वेश्चंस की, इस तरह से करनी है कि नेक्स्ट टाइम अगर मान लो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से कुछ क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो आप इजीली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के एस्पेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लें, तो आपके सामने ये सारे एस्पेक्ट्स में लेके आया हूं, आप इसको कि रिपोर्ट के अंदर होता क्या है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछ चुके हैं, अब इस एग्जैक्ट सेम नहीं पूछेंगे, इसके रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे। तो इससे रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड आपकी यही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है वो क्या क्या रखती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके, उससे पॉलिसी रिकमेंडेशंस होती हैं, ग्लोबल रैंकिंग्स होती हैं, तो ये आपकी जो है, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, अब देखो ये अपन ने कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब जब आप क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, उसके बाद में आपने यूएनडीपी तो आंसर सही हो गया, बट यू शुड नो अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी की भी डिटेल्स आपको जाननी जरूरी है, गॉट इट। जब तक आप इस तरह से मतलब क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं करोगे ना, तब तक आपका जो है, जो ये सारे जो सॉल्व करना, जो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, लगा रहे हो कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, सारा व्यर्थ हो जाएगा अगर आप ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल ही बता रहा हूं ना, देखो ये चीज का,
देखो ये इसमें आंसर था यूएनडीपी, तो बस इसको इग्नोर मत करो, ठीक है, कि यूएनडीपी सही हो गया, हाँ ठीक है हो गया काम अपना, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या है कि जो क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस आए हुए हैं उनको भी रीड आउट करना है। जैसे WTO के बारे में भी जानना है, हमें IMF के बारे में भी जानना है, हमें वर्ल्ड बैंक के बारे में भी जानना है। तो इससे क्या है, हमारा एक ओवरऑल, जब इस क्वेश्चन को करके निकलोगे तो आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, 4 नए क्वेश्चन, जो मैंने कहा था कि न्यू क्वेश्चंस। ये वाली जो टेक्निक थी ना अपनी, ये वाली देखो, ये वाली न्यू क्वेश्चन। तो न्यू क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, न्यू क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे कि आपके यूएनडीपी आंसर था, बट आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पढ़ा, आपने WTO के बारे में पढ़ा और आपने IMF के बारे में भी पढ़ लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब इन तीनों में से कहीं आ गया तो आपका आंसर सही होगा। अभी रिसेंट में एक एग्जाम हुआ है, जैसे UGC का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, नेट होता है, तो उसके अंदर WTO का क्वेश्चन आया हुआ है। गॉट इट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पिछली बार UNDP आंसर था, इस बार WTO आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते होते आते रहते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। अब देखिए ये कब एस्टेब्लिश हुआ, UNDP कब एस्टेब्लिश हुआ, मेंबर कंट्रीज कितने हैं, हेडक्वार्टर कहां है, गॉट इट, और उसके फंक्शंस क्या है, ये हमें जो है सारे के सारे UNDP के बारे में पता चल गए। राइट साइड में जो IMF कब एस्टेब्लिश हुआ 1945 में, मेंबर कंट्रीज, उसके हेडक्वार्टर कहां है और रोल्स एंड फंक्शन। तो आपके सामने जो ये स्लाइड दिख रही है ना आपको, यहां से एक तरह से एक जो बॉक्स है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने एक तरह से 21 से 23 क्वेश्चन है आपके सामने स्लाइड के अंदर, कि कब WTO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कितने मेंबर कंट्रीज हैं, और हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन तो बहुत ही, हेडक्वार्टर और एस्टेब्लिशमेंट वाला क्वेश्चन ये तो बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। हाँ ना, जैसे नव कह रहे हैं कि वेरी यूजफुल, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन तो रहेगी। IFS पर आप जब आए हो तो आपका टाइम खराब नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस हाँ 30 मिनट आए बोल के चले गए। इसकी आपको PDF मिलेगी ifsonline.com के ऊपर, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप डाउनलोड कीजिए, तो आपको कहीं और सर्च ही नहीं करना पड़ेगा। जब हमने मेहनत कर ली तो फिर आप क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है। तो इसकी जो PDF आपको मिल जाएगी IFS के एप्लीकेशन के ऊपर, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब देखिए क्वेश्चंस आते हैं। UNDP कब एस्टेब्लिश हुआ 1965, IMF कब हुआ 1945, WTO कब हुआ 1995 और वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ 1944। तो इस तरह से आपका एस्टेब्लिशमेंट पता चल गया। फिर हेडक्वार्टर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। हेडक्वार्टर UNDP का कब कहां है, USA के अंदर है, IMF का भी USA के अंदर है, वर्ल्ड बैंक का भी USA के अंदर है, और WTO का स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिनेवा के अंदर। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको ये एकदम डायरेक्ट पूछ लेंगे। तो इसको जरूर इन चारों इंस्टीट्यूशंस को, और इनके अलावा और भी इंस्टीट्यूशन है जैसे कि यूनेस्को हो गया, UNCCC, और जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कन्वेंशन जो वो है, UNCC, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड बैंक तो इसमें आ ही गया। अपन क्या कर सकते हैं, एशिया का भी पढ़ सकते हैं, कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी है। जब आपके सामने कोई UNDP का क्वेश्चन आ जाए तो एक अपनी मोरल ड्यूटी बनती है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली जो ऑप्शंस में है, उन्हें तो करने ही करने, पक्का करना है। गॉट इट। चलिए फिर बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं बताता हूं आपको कि इसमें ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन पूछा गया है ये, कि आपको लेफ्ट के अंदर तो वॉल्केनिक जो इरप्शंस होते हैं ना, अपने वॉल्केनिक इरप्शंस, जो लावा अपना जो वॉल्केनो जो फटता है, इरप्ट होता है, तो उनके भी कई कई तरह के प्रकार होते हैं। तो आपको पता है इसमें क्या पूछ लिया था, इसमें ये पूछ लिया था कि लेफ्ट के अंदर तो आपके जो है वॉल्केनिक इरप्शन के प्रकार है, और राइट साइड के अंदर उसकी इंटेंसिटी पूछ ली गई कि कौन सा आराम से है, जेंटल होता है, कौन सा है वो जो है अलग छोटे होते हैं बट बहुत जल्दी 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 इरप्ट होते हैं। गॉट इट। फिर मैंने फोर्थ ऑप्शन अपना था कि ज्यादा वायलेंट होते हैं बट वो फ्रीक्वेंट बहुत होते हैं, कि 20 साल में एक बार हो गया या फिर 50 साल में एक बार हो रहा है, बट वो जब इरप्ट होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। गॉट इट। तो आपको ये मैच करना था लेफ्ट के अंदर आपके। अब क्या करना है अपन लोगों को, हम लोगों को आपको
जो है ये देखो, इसमें जो आंसर था ये 2 1 3 4 इसमें मैचिंग थी। आइसलैंडिंग, हवाईयन के अंदर ये, स्ट्रोम्बोलियन ऐसा का ऐसा ही है, और वोल्केनियन भी ऐसा का ऐसा। तो आपको क्या करना है, बस इसको इग्नोर मत करो, गो थ्रू द योर नोट्स। आप नोट्स में जाइए और अपने, अगर आपको नोट्स में नहीं मिल रहा कि देखो ये लावा आप नहीं बना सकते हो, तो यहां पर आपको मैंने कल बताया था कि टेक्नोलॉजी का यूज आपको लेना है। ठीक है, आपको वोल्केनिक इरप्शन सर्च करो। अब देखो वैसे तो हम भी ले आए हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहोगे तो नॉर्मली आपको ऐसी चीजें यही मिल जाएगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बट स्टिल अगर आपको करना है तो आप जाइए वोल्केनिक इरप्शन को सर्च कीजिए, वहां पर आपके सामने अथाह एक कंटेंट रखा हुआ है, आप जाकर देख लीजिए उनको। तो हमें जब तक अपनी आंखों से आप इरप्शन को नहीं देखोगे ना, देखो आप वहां तो जा नहीं सकते हो, तो यूट्यूब पर वीडियोस रखी हुई है इरप्शंस की, आप जाके देखिए कि किस तरह से इरप्शन होता है। अगर ये नहीं मिल रही तो फोटोज अवेलेबल है, अब आप खुद देखिए जो इसमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ना, आपके इरप्शन पूछा गया है, तो आप देख के बता सकते हैं कि अब खुद बताइए कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किस वाले, कौन से वाली इरप्शन की है, खुद बताइए। ये जो सारे इरप्शंस है, वोल्केनिक इरप्शंस आपको दिख रहे हैं, इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा दिख रहा है? मैं हटता हूं साइड में थोड़ा, आप खुद बताओ। आपको वैसे दिखेगा नहीं, थोड़ा छोटा टेक्स्ट है, बट ये वाला इरेक्शन आपको साफ साफ दिख रहा है। और आप जब एक बार इसका नाम जान लोगे कि ये है प्लीनियन, क्या है? प्लीनियन इरप्शन है, सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। आपको दिख रहा है ये वाला, ये दिख रहा है दिस वन। उसके बाद में हवाईयन जो इरप्शन होता है वो किस तरह का होता है कि जहां पर जो लावा होता है वो जेंटली फ्लो करता है। आपको दिख रहा है जेंटल, एकदम जेंटल है, कोई इरप्शन नहीं है, आराम से फिशर के थ्रू बह रहा है। व्हाट इट, तो ये जो है अपने और ये दिख रही है, ये क्या है? एक वेंट है, एक पाइप है। तो जो आइसलैंडिक लावा इरप्शन का जो प्रकार होता है वो क्या है कि आपको एक पाइप के थ्रू, ऐसा फटेगा नहीं, वो पाइप के थ्रू एक फ्लो होगा, तो उसको क्या कहते हैं? एक वेंट के थ्रू। तभी तो वेंट लिखा हुआ है ना, ये देखो कि वेंट के थ्रू जो लावा बहता है। तो आपको आज आपने देख लिया आज कि आइसलैंडिक लावा जो है वो इस तरह का जो है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। गॉट इट? तो इसी तरह से अपने सारे लावाज हैं, लावा की मतलब सॉरी ये वोल्केनिक इरप्शंस हैं। तो आप जब तक इनको नैप्स, एटलस, जब आप डायग्राम नहीं देखेंगे तो ज्योग्राफी में सारा फंडा इसी चीज का है। मैं आपको बता दूंगा, पता इतना ऐसे फटता है, ऐसे इरप्ट होता है, तब तक नहीं समझ में आएगा। और जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया, आपको समझ में आ गया। तो आपको भी अपने जो क्वेश्चंस में है ऐसी अप्रोच रखनी है कि आप अपने जब ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ें तो आपके सामने एक कॉम्पैक्ट, एक मिनी मैप होना चाहिए इंडिया का और वर्ल्ड का। दूसरा है कि अपने पास एटलस होना चाहिए कि किसी भी तरह का जो कोई नदी का क्वेश्चन आ गया, ओशन करंट का क्वेश्चन आ गया, बेज, सीज, ओशियंस, ओशन करंट्स, गॉट इट, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, अभी आगे क्वेश्चन आएगा एक। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप क्या कर सकते हो, इजीली मैप्स वगैरह के थ्रू कर सकते हो। आपको इस सीरीज का पीडीएफ चाहिए, जहां अगर आपको अच्छा लगा, अभी पीडीएफ आपको मैंने दिखाया है, ये जो सेशन है इसका पीडीएफ चाहिए तो आप आईएफएस के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर और आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको अवेलेबल रहेगी आपके लिए। उसके बाद में जैसे मैंने आपको मॉक टेस्ट के लिए बताया था कि आपको प्रैक्टिस एग्जाम देने हैं, तो प्रैक्टिस एग्जाम कैसे दे सकते हो आप? जब पेपर 2 का हमारे आईएफएस के एप्लीकेशन के ऊपर ज्योग्राफी के जो टेस्ट्स हैं वो लाइव हैं, आप जाकर आराम से उनको कर सकते हो। और वो एग्जाम न्यूट्रल है, आप अपने प्रिपरेशन के लिए भी, सिंपल कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो उनके लिए, सबके लिए जो है एक एग्जाम न्यूट्रल ज्योग्राफी का एमसीक्यू वहां पर खूब सारे अपलोड है, आप ट्राई कीजिए और आप आराम से उनको सॉल्व कर पाएंगे। और आप अपनी जो है लेवल भी चेक करो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी है कि नहीं ज्योग्राफी के बारे में। व्हाट इट? अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि रॉक्स के बारे में पूछ लिया गया कि नीस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पूछ लिया। अब आपको पता है जो सिस्ट होती है वो मेटामॉर्फिक जो रॉक है, ठीक है, तो इसका आंसर ये था। अब देखो इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करना कि बस हाँ रॉक देख ली
कि हाँ रिस्ट एंड जो शिस्ट, ये जो क्वेश्चन आया देखो ना ये वाला, तो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। देखो इस क्वेश्चन को बस देख के इसका आंसर आपने देखा कि मैं देखा सिस्ट इज द राइट आंसर, इसको इग्नोर नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसमें मेटामॉर्फिक रॉक है ना, अब आपको इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो किसका आ सकता है, वो इन दोनों रॉक्स का पूछा जा सकता है। आई बात समझ में। दूसरा ये है कि ये तीनों क्यों गलत है। ऑप्शन स्लेट, मार्बल और जो क्वार्टाइज है वो क्यों गलत है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रॉक है वो कौन सी रॉक के अंडर में आता है, कौन सा पत्थर है वो कौन सी रॉक के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या है, आपको स्लेट पूछ लेंगे कि स्लेट है वो कौन सी रॉक्स का प्रकार है, आपको पूछ लेंगे मार्बल जो है वो कौन सी रॉक्स का प्रकार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक है, बट इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मतलब नए बन सकते हैं, आप खुद बना सकते हो। डोंट वेट फॉर अदर्स, दूसरे का वेट मत करो, कोई बना के देगा, मैं मॉक टेस्ट ले लूंगा, पहले खुद से ही कर लो। अगर आपको नहीं मिल रहा है, टाइम कम है, तब आप जो है जैसे कि दूसरे जो सोर्सेज होते हैं आप वहां जा सकते हो। गॉट इट। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको कि देखिए ये एक फ्लो चार्ट है कि इसमें टाइप्स ऑफ रॉक्स है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और जो है मेटामॉर्फिक रॉक। तीन तरह की रॉक्स होती हैं अपनी। ठीक है, इग्नियस रॉक कैसे बनती है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो लावा जब फ्लो होता है तो वो कहीं ना कहीं तो वो कूल डाउन होगा, तो कूल डाउन होने के बाद जब वो सॉलिड में चेंज हो जाता है ना, तब इग्नियस रॉक्स बन जाती है। गॉट इट। अब वो रॉक्स बन गई, इग्नियस रॉक बन गई। इग्नियस रॉक्स बनने के बाद में जो उनका जैसे मान लो वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा जब कटाव होता है, उसका सेडिमेंट, छोटे छोटे सेडिमेंट्स बन जाते हैं, और उन सेडिमेंट्स के वो जो सेडिमेंट है आपस में चिपक जाते हैं ड्यू टू फोर्स, हीट। तो इससे क्या है, हमें सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। और फिर बाद में जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के जो मतलब इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक होता है उनका ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। गॉट इट। मतलब पुरानी जो रॉक्स हैं उन्हीं से नई जो रॉक्स बनती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं। तो आपके सामने ये जो चार्ट है बड़ा यूजफुल है, इसके अंदर तीनों की डेफिनेशन दे रखी है, किस तरह से बनते हैं, कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है कि कोई लेयर नहीं होती, सेडिमेंट्री के अंदर थोड़ी सी लेयर होती है, फिर बाद में मेटामॉर्फिक के अंदर खूब जो है लेयर हो नहीं हो जरूरी नहीं है। तो इस तरह से आपको हो गया। फिर बाद में देखो आपको पता चल गया कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, किस तरह के टाइप्स होते हैं। तो मेरा मोटिव यही है आपको कहने का कि जो क्वेश्चन आता है उससे आपको 10 या 15 क्वेश्चन नए बना सकते हो, आप खुद से नए बना सकते हो, खुद से कीजिए उसको। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी जो रॉक्स है, ग्रेनाइट, डायराइट, गैब्रो, प्यूमिस, ऑब्सिडियन, बेसल्ट, ये सारी की सारी इग्नियस रॉक्स हैं। तो यहां से आप श्रुति डी, यस सर, ओके, या फाइन, यू आर लेट। हाँ श्रुति, वी आर लाइव, ये हमारी सीरीज चल रही है, तो इसमें ज्योग्राफी के बारे में बताता हूं आपको। तो सर इसकी पीडीएफ हमें कहां से मिलेगी? यू विल गेट दिस पीडीएफ ऑन आवर एप्लीकेशन। गॉट इट, आई विल मेक श्योर ऑफ इट। और नहीं मिले, अगर आपको नहीं मिली पीडीएफ, नहीं मिली अगर, तो आप क्या करोगे, यहीं पर इसी कमेंट बॉक्स में आप वापस जो कमेंट करना कि मुझे पीडीएफ नहीं मिला। गॉट इट, क्योंकि ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में नॉर्मली हमारी अपडेट हो जाती है वहां। ठीक है ना। और अगर देखो पीडीएफ ना भी मिले ना, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका अपने फोन से या लैपटॉप से। कोई कभी कभी देरी हो जाती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं हो पाया, बट मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। और अगर आप जैसे पढ़ रहे हो और आपको नहीं मिली, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको रिवाइंड कर लीजिए, इसको वापस देख लेना। गॉट इट श्रुति, चलिए थैंक यू। अब देखो रॉक्स आपको मैंने बता दी, इग्नियस रॉक्स क्या है, तो ये सारी की सारी जो है पूरी की पूरी मगअप कर लो कि ये सारी की सारी इग्नियस रॉक्स है। उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, जैसे कि सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, आयरन और रॉक सॉल्ट, जो अपन खाते हैं ना, रॉक सॉल्ट खाते हैं, वो कौन से रॉक का। अब आपके लिए देखो क्वेश्चन बन गया, आपको पढ़ाते पढ़ाते एक क्वेश्चन बन गया कि जो रॉक सॉल्ट की जो आती ना, आपने देखा होगा कि
आजकल सड़कों पर ट्रक्स के अंदर जो ये पिंक पिंक कलर के पत्थर से रहते हैं, वो रॉक्स रहती हैं, तो वो रॉक सॉल्ट है। तो आपको पूछ ले कि जो रॉक सॉल्ट जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो कौन सी रॉक्स का प्रकार है, तो आप कौन सी रॉक का प्रकार है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक। तो कौन सी रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का प्रकार है। गॉट इट। फिर वहां जैसे ऑर्गेनिक रॉक्स आती है, जैसे कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सारी की सारी सेडिमेंट्री रॉक्स का प्रकार है। ठीक है। उसके बाद में जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे स्लेट, नीस, फाइलिट, मार्बल जो हमारे घरों में लगता है वो, क्वार्टाइज जो हमारे प्लेटफॉर्म्स जैसे किचन के प्लेटफॉर्म्स हो गए, या फिर जो चौखट जिसको बोलते हैं हम लोग, उस तो वो क्या सारी सारी क्वार्टाइज की बनती हैं, तो वो सारी की सारी मेटामॉर्फिक रॉक्स का प्रकार। गॉट इट, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये क्या है, देखो सिर्फ एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, ये पूछा गया था, बट हमने कितना सारा कर लिया, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में और जान लिया। अब देखो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा। हम लोगों ने पढ़ा कि जो मार्बल होता है वो कौन सी रॉक है। अब देखो मार्बल भी मेटामॉर्फिक रॉक्स थी, बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें पूछा क्या, मोस्ट कॉमन, कि सबसे ज्यादा मिलने वाली कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, मार्बल, स्लेट, क्वार्टाइज, सिस्ट। तो इनमें से सारी की सारी जो रॉक थी वो क्या है, वो ये चारों जो रॉक हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, बट जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है स्लेट। कौन सी पाई जाती है, स्लेट पाई जाती है। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अप्रोच कीजिए एग्जामिनेशन में, आपका जरूर हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, जब आपने इतना सारा रॉक्स के टाइप, रॉक्स का टाइप जान लिया, रॉक्स के नाम जान लिए, रॉक्स के प्रकार जान लिए, किस तरह से बनती है वो जान लिए, तो इसके अंदर से फिर बाहर से क्वेश्चन क्यों आएगा। खुद आप कमेंट करके बताओ कि इसके अलावा रॉक्स में से कहां से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। सब कुछ तो कवर कर लिया हम लोगों ने, तो एक क्वेश्चन को टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लोग क्या करते हैं, टारगेट्स रखते हैं कि नहीं मुझे आज तो ये पूरा पेपर कंप्लीट करना ही करना है, 100 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, उससे हुआ क्या, 100 में से जब आप रिवाइज करने जाओगे तो आपको एक भी नहीं, 1, 2, 3 बस ये याद रहेंगे, आपको ज्यादा याद भी नहीं रहेगा। तो माई स्ट्रेटेजी वुड बी, माई सजेशन वुड बी दैट आप उसको क्या कीजिए, एक क्वेश्चन, दिन के 10 क्वेश्चन लीजिए, उन 10 को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि वो आपको वापस ना रिवाइज करना पड़े। समझ में आ रहा है कि आपने 50 कर लिए और आपको फिर 50 को वापस आपको रिवाइज करना पड़ रहा है, तो जो आपने 3 घंटे वेस्ट किए हैं ना अपने उनको सॉल्व करने में, वो टाइम तो गया। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, जस्ट टेक द 10 क्वेश्चंस, उनको इस तरह से कीजिए कि उन 10 में से आपके 50 से 60 क्वेश्चन बन जाए नहीं, तो आपको वो क्वेश्चन भी रेडी हो गया, प्लस पॉसिबल जो क्वेश्चंस हैं, नए जो क्वेश्चंस हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो आई वांट, मैं वापस रिपीट एक एक बात को नहीं करना चाहूंगा, बट यू नो व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू, व्हाट इट। चलिए अब देखो एक छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन में लेते हैं कि किस तरह से अपन अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से जो एटलसेस होती हैं, मैप्स होते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें क्यों जरूरी होते हैं। जैसे एग्जांपल ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे अपने आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम्स है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो स्टेट ऑफ इंडिया है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है। आप समझ रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला क्वेश्चन तो जरूर आता है कि कौन सी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो लाइन है, ठीक है ना, जैसे इस तरह से है, जैसे एक रफ एक आइडिया दिया है मैंने आपको। अब इसमें से ये पूछा है कि जो कौन सी जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ऐसे मतलब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो, क्वेश्चन पता क्या पूछा गया है प्रीवियस में, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले राज्य कौन कौन से हैं, और आपको सारे ऑप्शन दे दिए गए। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखो एक स्टेप आगे चले गए,
यूजीसी है एक स्टेप आगे चलेगी क्या, मतलब जो कमीशन जो भी था जिसने भी एग्जाम कंडक्ट कराई थी वो सोचा कि सबको पता चल गया, अब तो सबने रट लिया कि कौन कौन से जो है स्टेट्स हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हैं। तो आगे जो कमीशन है उसने क्या सोचा कि हम लोग ये पूछ लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले कौन से हैं, समझ रहे हो, नॉर्थ में कौन सा आता है। तो इससे क्या है उनका जो वो एक तरह से आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन भी नहीं आया, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उनका जो पर्पस है कि उन्होंने कंपटीशन इंक्रीज कर दिया वो भी हो गया। अब देखो इसका जो आंसर था मणिपुर, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कि गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, मध्य प्रदेश से जाता है, छत्तीसगढ़ से जाता है, झारखंड से जाता है, वेस्ट बंगाल से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, त्रिपुरा से जाती है और मिजोरम से जाती है। अब जो इसमें अंदर त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड से जाती है, मणिपुर के अंदर से जो नहीं जाती है, और मणिपुर कहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ के अंदर, गॉट इट। तो इस आपको इसलिए मैं बताता हूं कि जैसे ये है मणिपुर, दिस इज मणिपुर। तो नाउ यू नो द रिलेवेंट ऑफ मैपिंग, और ये क्वेश्चन आया है, और एकदम ऐसे क्वेश्चन जब गलत होते हैं ना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बस आपको ये वहां पर गिल्टी फील होगा कि मुझे काश थोड़ा सा मैं देख लेता या देख लेती कि इंडिया का मैप देख लेती तो मुझे समझ में आ जाता। तो दीज आर द क्वेश्चंस आस्क्ड एंड दिस शुड बी द अप्रोच, मैपिंग, एटलसेस, गॉट इट। ये आपको रखने हैं ज्योग्राफी के जब क्वेश्चंस कर रहे हो, जब साइड में आपको रखने हैं, तुरंत आलस नहीं करना है कि कौन ढूंढेगा यार, कौन ढूंढेगा। अगर आलस आ रहा है आपको तो आप फिर ऑनलाइन का सर्च कर लीजिए, जल्दी सी अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन रखिए और उसको तुरंत सर्च कर लीजिए, तुरंत देख लीजिए कि अच्छा ये जो गल्फ ऑफ खंबात है वो गुजरात के पास में, वेस्टर्न घाट्स इधर है, ईस्टर्न घाट्स इधर है, इस तरह से, तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी। तो ये था एक मेरा सेशन आपको एक बताने का था कि किस तरह से जो है आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना, कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट वाज द मेथड, ऑप्शंस कैसे आएंगे। आपको मैंने बताया कि ऑप्शंस कैसे करने हैं, जो आंसर सही है उसको तो एक्सप्लेन करना ही करना है, जो तीन जो साथ में दिए गए हैं जो गलत हैं उनके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब आप ऐसे करने लग जाओगे ना क्वेश्चंस को, तब आपके सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, सारे एग्जाम से आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है। मेथड्स मैंने बताया आपको कि एलिमिनेशन जो मेथड है कि किस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, वो एलिमिनेशन मेथड को यूज कीजिए। तीसरा अपना जो है गैस वर्क, कि जो गैस वर्क होता है, देखो गैस वर्क भी क्या होता है, एक ना आर्ट है, गैस वर्क करना भी एक आर्ट है। तो जो गैस वर्क करते हैं, जैसे मान लो नेट का एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेट के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट सीयूटी के एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ध्यान रखना है। असिस्टेंट जो प्रोफेसर की एग्जाम होती है उसके अंदर है, यूपीएससी के एग्जाम होते हैं या फिर पीसीएस जो होता है स्टेट के, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो वहां पर आप कैसे करोगे इनको, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को देखो जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वहां पर अपना बेस्ट गैस लगा के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, क्लियर एंड कट, छोड़ के नहीं आना है, कोई भी ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। और जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर थोड़ा सा क्या है, कोशिश रहना है हम लोगों को, गॉट इट, थोड़ा सा कोशिश रहना है कि आपके जो क्वेश्चन सही हैं, अगर आपको 50-50 लग रहा है तो उसको है आपके अपने विवेक के अकॉर्डिंग उसको छोड़ के आना है, क्या करके आना है वो आप देखो, क्योंकि हमें वहां पर सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं है क्वेश्चन आया कहां से एग्जैक्टली, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन, उसको छोड़ दो। जहां पर प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है उन क्वेश्चन में गैस वर्किंग करनी, और एजुकेटेड गैस होना चाहिए, एक टर्म होता है एजुकेटेड गैस वर्क, किसी हवा में नहीं करना है, ठीक है ना, अकड़ बकड़ बम्बे वो वाला नहीं करना है, जय माता दी वाला नहीं करना है ना, एजुकेटेड गैस होना चाहिए। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड दैट हाउ टू अप्रोच द ज्योग्राफी क्वेश्चंस इन वेरियस एग्जामिनेशंस, एंड द स्टूडेंट्स हु जॉइंड लेट they can rewind this video and they can easily see कि मैंने क्या बताया आप लोगों को, आप देख सकते हो आराम से, और इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। एंड अवेलेबल नहीं है तो you have the facility of screenshots, you can easily take it, it's not a big deal, ठीक है ना। आगे मैं लेकर आऊंगा, अभी तो ये चल रहा है कि किस तरह से, अब जो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो है टाइम मैनेजमेंट के बारे में, आगे वाली जो ये जो सीरीज है मैं इसमें यही बता रहा हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और आगे आने वाले लेक्चर्स में यही होगा
कि PYQs कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपको जो नोट्स हैं वो किस तरह से प्रिपेयर करने हैं कि आपको जो है रिवाइज करने में आसानी हो। तो ये जो सिनॉप्सिस मेकिंग है ये मैं आपको बताऊंगा। न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में भी अगर आप कहोगे, अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में भी जानकारी चाहिए, कमेंट इन द आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है, उसकी जानकारी चाहिए। उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि उसको भी न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए भी बहुत, क्योंकि आप अगर ऐसे पढ़ने लगोगे ना कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे, एंड वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। तो इसलिए आपको मैं बता दूंगा कि शॉर्ट में कि किस तरह से न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, कौन सी मैगजीन्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, कौन सी बुक जो है वो आपके काम आ सकती हैं। जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट जो लेक्चर था मेरा इसका रणनीति सीरीज का, इसमें मैंने कुछ बुक्स के आपको नाम रिकमेंड किए, वो जनरल सबको पता है वो बुक और सब पढ़ते हैं उसको, तो आपको भी पढ़ना है, ठीक है। बट फर्स्ट गो थ्रू द एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी इज द की, जो चाबी है ना वो एनसीईआरटी के हाथ में है, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो अपनी एग्जामिनेशन आ रही है, जो भी एग्जाम आपकी आ रही है उसके लिए आप रेडी रहिए। दिसंबर के अंदर यूजीसी नेट आने वाला है, मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसका सेट आने वाला है, और आरएस का एग्जाम के फॉर्म अभी चल रहे हैं, आप फिलअप कर सकते हो। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जाम फॉर्म्स निकले हुए हैं, आप वो भी फिलअप कर सकते हो। और जो बच्चे ने जैसे कोई वर्किंग प्रोफेशनल अगर है, तो इग्नू जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसके भी जो फॉर्म्स है, एडमिशन फॉर्म्स है वो ओपन है, 15 जुलाई तक है, वो 15 जुलाई तक है, आप जाकर कर सकते हो। और जो बच्चा दिसंबर में नेट देना चाह रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर देना चाह रहा है, उसके लिए आईएफएस के ऊपर भी सुविधा है, ठीक है। देखिए इतने सारे हम लोग सब्जेक्ट है कवर करते हैं। पेपर 1 इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और ज्योग्राफी, इनके बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। उसके बाद में जो आरपीएससी का जो लेटेस्ट बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है वो कर सकता है। टीओटी के लिए भी सुविधा है हमारे, आप चाहिए एप्लीकेशन के ऊपर आईएफएस का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर वेबसाइट के ऊपर नेविगेशन कीजिए, आपको सारी वहां पर फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं मिल रही है तो आपको जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, इट विल बी अपडेटेड, गॉट इट। चलिए, तो आपसे कल मिलता हूं 11 बजे शार्प एट 11। आज थोड़ा लेट हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बट टुमारो इफ एवरीथिंग गोज राइट अगेन यू विल सी मी हियर एट 11 गॉट इट। चलिए, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्यूरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में आप कर दिए, हम लोग उसको देख लेंगे और आपका जरूर इसमें रेस्पॉन्स मिलेगा आपको, ओके। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।